दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूज़र हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड एक ऐसा ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं, जो हर एक एक्सेल यूज़र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं। ऐसा होता है ना कि कंपनी में अलग-अलग एम्प्लॉयी काम करते हैं, वो कितने दिन प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? उनका प्रेज़ेंट रेशियो कितना है? अगर उनको कंपनी में काम दिया जाता है, तो वो कितना काम सही तरीके से करते हैं? क्या वो परफ़ॉर्मेंस कंपनी में देते हैं? उन सभी से रिलेटेड एक रिपोर्ट जनरेट होती है और उसी परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ वगैरह सारी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें हम बेसिक से फ़ॉर्मूला लगाएँगे और बेसिक से फ़ॉर्मेटिंग के साथ एक बहुत ही बेहतरीन एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करके देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैंने बना के रखी हुई है। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। अगर आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, यूनिक आईडी जो हर एक एम्प्लॉय की होती है। हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंट कैटेगरी लिखी हुई है। होता है ना ऑफ़िस में अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, तो उनकी सभी की कैटेगरी लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है एम्प्लॉयी डेज़िग्नेशन कि कौन-सा एम्प्लॉयी किस डेज़िग्नेशन पे यानी किस पोस्ट पे काम करता है, वो चीज़ लिखी हुई है। फिर हमें लिखा हुआ है टास्क कंप्लीटेड और यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें परसेंटेज बेसिस पे लिखी हुई हैं। यानी कि अगर 100% टास्क है, तो उसमें से इस एम्प्लॉयी ने कितने परसेंट टास्क को कंप्लीट किया है। कितना ये अटेंडेंस रिपोर्ट इनकी यहाँ बनी हुई है, यानी 100% अटेंडेंस में से कितनी परसेंटेज पे ये प्रेजेंट रहे हैं। फिर टारगेट कितना अचीव किया इन्होंने और साथ में यहाँ पे लिखा है पंक्चुअलिटी, यानी कि काम करने की पंक्चुअलिटी कितनी है इनकी, कितने सही टाइम पे ये काम को कर लेते हैं और टीम वर्क में क्या इनकी परफॉर्मेंस रहती है और टोटल इनका स्कोर क्या होने वाला है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस रेटिंग यहाँ दी गई है और साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग इस ओवरऑल डेटा के बिहाफ पर इनकी स्टार रेटिंग क्या बन रही है 5 स्टार में से, वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये चीज़ हम बनाएँगे, जिसके लिए हम लोग एक फ्रेश शीट ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ और इस न्यू शीट पे हम लोग ऐसा ही डेटा रिपोर्ट बनाएँगे। अब इस शीट पे मुझे उसी तरीके से एक रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट में ना सबसे पहले मैंडेटरी जो चीज़ें होती हैं हमारी, वो होती हैं ये कॉलम्स। क्योंकि इन्हीं कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेटा प्रिपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इन कॉलम्स को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऊपर की एक लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ पे सेकंड लाइन से डेटा को स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय आईडी। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंट कैटेगरी, ठीक है? क्या लिखना है हम लोगों को? डिपार्टमेंट कैटेगरी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन कि वो किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉलम हम लोग लिखते हैं जिसमें लिखते हैं टास्क कंप्लीटेड कि इन्होंने कितना टास्क कंप्लीट किया है, ठीक है? ये हम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इनका अटेंडेंस रिपोर्ट क्या बना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अटेंडेंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं इनका टारगेट कि इन्होंने टारगेट कितना अचीव किया है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं पंक्चुअलिटी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग इसमें लिखते हैं टीम वर्क। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टीम वर्क और इन सभी का हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल और यहाँ लिख लेता हूँ स्कोर। अब यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है? क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? परफॉर्मेंस रेटिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके अंदर स्टार रेटिंग कि इस पूरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि क्या स्टार रेटिंग रही है, वो हम लोग इसमें लिखने वाले हैं। अब जब हम लोग सारे कॉलम्स यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले इस पूरे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें लिखा रहता है रैप टेक्स्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं। रैप टेक्स्ट करने से तो क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट ना कुछ इस बिहाफ पर बन जाता है। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे करते हैं। सिर्फ इतना सेक्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाते हैं।
जहाँ से पहले हम अपना टेक्स्ट स्टाइल क्या रखना चाहते हैं वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास कई तरीके की फॉन्ट स्टाइल होती हैं। कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल जो आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग रखनी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्या उसका साइज रखना है, जो आपको सूटेबल साइज रहेगा वो यहाँ पर रख सकते हो। तो इसका साइज मैंने 16 रखा हुआ है। तो 16 साइज करने में ना कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो, जब हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं तो हमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हमें इनको अपनी अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है कि हमें इसको कितना दिखाना है और किस तरीके से दिखाना है। तो रही बात यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की, तो हम हल्का सा इसको ऐसे मैनेज करेंगे जहाँ पे हमारा आईडी वाला जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सेट हो जाए। एम्प्लॉय नेम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इतना रखेंगे जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नेम इतना दिखना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट अलग दिखेगा और कैटेगरी अलग दिखेगा। फिर हम लोग एम्प्लॉय डेजिग्नेशन के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय डेजिग्नेशन रख लेते हैं पूरा लगभग इतना। ठीक है, इतना रख लेते हैं। टास्क कंप्लीटेड में हम लोग एक लाइन में टास्क को रखेंगे और सेकंड लाइन में कंप्लीटेड को रखेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर आती है बारी अटेंडेंस की। तो हम एक काम करते हैं, अटेंडेंस को पूरा रख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ मिस कर दी है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके पीछे ना परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिक लिखा आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसके पीछे ना हम लोगों को लिखना है परसेंटेज। तो यहाँ फॉर्मूला बार में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं। सेम लाइक हम लोग टारगेट में चले जाते हैं, यहाँ पे भी एक परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं। हम लोग यहाँ पंक्चुअलिटी में भी यही चीज़ करेंगे, परसेंटेज का सिंबल दे देंगे और इनको हम लोग सेट कर लेते हैं। जहाँ पे अगर परसेंटेज नीचे आ रहा है तो ठीक है, इस तरीके से भी आप रख सकते हो। पंक्चुअलिटी को भी आप सही से सेट कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ परसेंटेज का सिंबल आपको नीचे देखने को मिलेगा। टीम वर्क है, टीम वर्क में भी हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे देंगे और इसे भी हम लोग इसी तरीके से सेट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, टोटल स्कोर है ये, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बारी आती है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग को हम लोग इस तरीके से रखते हैं, इतना। और यहाँ पे स्टार रेटिंग को भी हम लोग देते हैं इस तरीके से। अब क्या है ना, देखो आपको यहाँ पे स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ मैंने ये चीज़ एक एक करके इसलिए की क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से डेटा बनाया जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, 2 और 3 के बीच में कुछ इस तरीके से आप आओगे, इस जगह कुछ इस तरीके का एक सिंबल आएगा। मेरे माउस के कर्सर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डबल लेफ्ट क्लिक कर दो। जैसे आप डबल लेफ्ट क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिक इस तरीके से सेट हो जाएगा। हो गया है। इतना करने के बाद ये जो यहाँ पे है ना 1 वाला, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दो। बड़ा क्यों करना है हमको इसे, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा टाइटल देना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम इस पूरे पोर्शन को मर्ज कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से प्रेस करना Alt+H+M+C। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे तो ये पूरा सेक्शन एक ही बार में मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस तरीके से हमने ये लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपको इसमें कौन सा फॉन्ट रखना है, आप यहाँ पे जाके अपना फॉन्ट डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट आपको इसके लिए सूटेबल लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स होते हैं, जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हो। मैंने यहाँ पे आके ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे साइज इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं जिससे ये एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इतना आ रहा है। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट में सेंटर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहें तो हम इतना बड़ा इसको रख लेते हैं। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है वो आप होम पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। तो इस तरह मैंने रख दिया येलो। और अब यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे हेडिंग्स हैं, उसके लिए हम होम पे जाते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी आप कोई सा भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर ले लेता हूँ, तो हमें टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो टेक्स्ट देखने के लिए हम लोग एक लाइट कलर उसमें फिल कर देंगे जो कि है वाइट कलर, जिससे हम लोगों को क्लियरली टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी को भी अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप होम पे जाके इन सभी को भी यहाँ से सेंटर कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से डेटा को देख पाओगे। और अगर इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में रखना चाहते हो तो ये चीज़ भी आप इसके लिए मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अभी तक हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम डेटा को फीड करेंगे। डेटा फीड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉय आईडी की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि EID, एम्प्लॉय ID _101, ये मैं लिख लेता हूँ। सेम लाइक मैं इसको नीचे डुप्लीकेट कर देता हूँ, पर यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको 102। सभी की यूनिक आईडी होती है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हम लोगों को लोगों का डेटा बनाना है। ठीक है, जहाँ तक आपको लोगों का डेटा बनाना है वहाँ तक आप रख लो। मैं 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं 10 लोगों का डेटा इस तरह से रख लूँगा। उसके बाद
यहाँ पे इसको फॉर्मेट बाद में करेंगे, हम पहले यहाँ पे कुछ लोगों के नाम रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि विशाल रावत, यहाँ मैं लिख लेता हूँ जीतू दिवाकर, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ जैसे कि जानवी तिवारी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आंचल शर्मा, उसके बाद यहाँ मैं लिख लेता हूँ नैन्सी वर्मा, और मैंने यहाँ लिखा राहुल चौधरी, विकास सैनी, और निखिल गुप्ता, नेहा श्रीवास्तव, और एक और रख लेते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है नीचे यहाँ पे इसका चंचल सिंह। तो ये कुछ लोगों का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे डिपार्टमेंट कैटेगरी की। तो डिपार्टमेंट कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं ना कंपनी में, तो वो कैटेगरी में यह डाल सकते हैं। जैसे कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी होती है सेल्स कैटेगरी होती है, ठीक है। कैटेगरी क्या होती है, परचेज की भी कैटेगरी होती है। इसी तरीके से एक कैटेगरी होती है आईटी, वो आप यहाँ डाल सकते हो। सेम लाइक हम यहाँ डाल सकते हैं, एक कैटेगरी होती है बैक ऑफिस, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ऐसे हम डाल देते हैं इसके अंदर मार्केटिंग। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने कैटेगरी फिल कर दी है, यहाँ पे हम इसको भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हम अकाउंटिंग कर देते हैं, इसको भी हम लोग बैक ऑफिस कर देते हैं, यहाँ मार्केटिंग कर देते हैं, और यहाँ पे सेल्स कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फिल कर दिया है। अब बारी आती है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम करते हैं, पर वो किस डेजिग्नेशन में वर्क करते हैं वो हम यहाँ फिल करेंगे। जिसके लिए मान लो सेल्स का है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेल्स मैनेजर, ठीक है। परचेज का है तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि परचेज हेड। आईटी का है तो मैंने यहाँ लिख दिया आईटी का है भाई डेवलपर, ये हमने ये फिल कर दिया। बैक ऑफिस है तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सेल ऑपरेटर। फिर है मार्केटिंग तो मैंने यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया था ऑप्शन अकाउंटिंग का, तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे सीनियर अकाउंटेंट। उसके बाद अकाउंट का है तो मैं यहाँ लिखता हूँ जूनियर अकाउंटेंट। फिर बैक ऑफिस की बारी आती है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं MIS एग्जीक्यूटिव। मार्केटिंग एक और है यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं जैसे फील्ड मार्केटर, जो फील्ड में मार्केटिंग का काम करता है, ठीक है। सेल्स का है तो मैंने यहाँ डाल दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ डेजिग्नेशन यहाँ फिल कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है टास्क कंप्लीटेड की। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग टास्क कंप्लीटेड, अटेंडेंस, टारगेट, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, इन सभी को हम लोग परसेंटेज बेसिस में दिखाने वाले हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों को हम लोग परसेंटेज बेसिस में दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 100 में से कोई वैल्यू फिल करेंगे। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं किसी बंदे ने 69% काम कंप्लीट किया, किसी ने 78 किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 60 कर लिया, किसी ने 80 कर लिया। तो किसी तरीके से कुछ रैंडम वैल्यू अभी के लिए हम लोग फिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ रैंडम वैल्यू है क्यों फिल करेंगे, अगर हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हैं तो रैंडम वैल्यू अभी हम सीखने के लिए बना रहे हैं। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में काम करोगे, आप एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर रेडी कर रहे हो, तो आपके पास टास्क की रिपोर्ट अलग होगी, आपके पास अटेंडेंस की रिपोर्ट अलग होगी, और वहां से आप डेटा को पिक करके यहाँ पे फीड करोगे, तब जाके आपका डेटा एंट्री का काम कंप्लीट होगा। क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स बनती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी रिपोर्ट एक ही में बन जाएंगी, अलग अलग रिपोर्ट बनती है और उनको मर्ज करके एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट अलग से बनाई जाती है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे रैंडम वैल्यू फिल कर रहे हैं। भाई इस बंदे ने 69% टास्क कंप्लीट किए, बट अटेंडेंस इस बंदे की 90% थी, इस बंदे की 60% थी, इसकी 80 थी, इसकी 47, इसकी 50, इसकी 36। इस तरीके से अभी रैंडम वैल्यूज ही मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से वैल्यू देख के फिल कर रहा हूँ, अभी समझाने के लिए रैंडमली कुछ भी वैल्यू हम लोग यहाँ फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग कुछ फिल कर दे भाई, इस तरीके से। अब सेम लाइक हम लोग यहाँ पंक्चुअलिटी में लेते हैं कि ये बंदा काम सही करता है, 80% का काम सही करता है, ठीक है, ये 70% का करता है, ये ऐसे करता है, तो ये हम लोग इसमें फिल कर देंगे। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि पंक्चुअलिटी क्या है, टास्क कंप्लीटेड क्या है, और टारगेट क्या है। टारगेट होता है ना, जैसे सेल्स वगैरह काम करोगे तो उसमें टारगेट मिलता है कि आपको इतने % टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपको अचीवमेंट मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, ये सब कुछ होता है उसके अंदर,
टीम वर्क की बात करें तो टीम वर्क में किसने सही से काम किया, इसने 70, इसने 90, इसने 78, इसने 80, इसने 60, इसने 80। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग इसमें फिल कर दे रहे हैं अभी के लिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को फिल कर देंगे। अब ये तो थी वैल्यूज़ फिल करना। अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका क्या टोटल स्कोर बनना चाहिए, वो हम लोगों को निकालना है। अब अभी तक तो हम लोगों ने रैंडमली वैल्यू फिल करी। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तीनों जगह पे, ठीक है। तीनों का लॉजिक अलग अलग रहेगा फॉर्मूला लगाने का। तो सबसे पहले हम लोग टोटल स्कोर निकालना चाहते हैं। टोटल स्कोर निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल और लगाते हैं एवरेज। अब एवरेज क्या है कि यहाँ पे इसने 5 चीजें दिखाई हैं, टास्क कंप्लीटेड, अटेंडेंस, टारगेट, पंक्चुअलिटी और टीम वर्क। इन सभी के अकॉर्डिंग इसका टोटल स्कोर क्या बनता है, सभी को मिलाकर एक एवरेज स्कोर इसका क्या बनता है, हम लोगों को वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और इन सभी को, जो किसी 5 टर्म्स हैं, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इस पूरे के अकॉर्डिंग 79.4 एवरेज इसका निकल रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो सभी की यहाँ जो टोटल स्कोर की वैल्यू होंगी वो फिल हो जाएंगी। इस तरीके से आपको ये करना है। फिर बारी आती है परफॉर्मेंस रेटिंग की, किसकी, परफॉर्मेंस रेटिंग की। अब परफॉर्मेंस रेटिंग हमको दिखानी है इसके टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी समझने के लिए टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग हमें ये दिखानी है। और अभी हम लोगों को फिक्स भी दिखा रखा कि परफॉर्मेंस रेटिंग ये होगी तो आपको ये दिखाना है। अभी हम अपने लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिक के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम लोग, इफ का, आपने काफी टाइम देखा होगा। पर इफ फॉर्मूला को लगाने में क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स इफ यूज करना पड़ता है अलग अलग लॉजिक के लिए। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इफ एस, ठीक है। ये लेटेस्ट फॉर्मूला है इफ एस। आप इसको लगाओगे, इसमें क्या होता है, आप एक बार लॉजिक दो, बार बार फिर बाद में आप समझा सकते हो। अब वो कैसे है वो आप प्रैक्टिकली देख लो कैसे है। लॉजिक टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट लॉजिक क्या है हमारा, ये कि अगर ये वैल्यू जो इसकी टोटल स्कोर की वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होती है या फिर इक्वल होती है, कितना, मैंने डाल दिया 80। देखो आप कुछ भी डाल सकते हो, 85, डिपेंड करता है कंपनी के बेसिस पे। मैंने इसको डाल दिया 80। अगर 80 होता है, मैंने किया कॉमा, तो उस कंडीशन में जो इसका परफॉर्मेंस रेटिंग आना चाहिए वो आना चाहिए एक्सीलेंट। क्या आना चाहिए, एक्सीलेंट। तो मैंने यहाँ डाला एक्सीलेंट। तो अगर यहाँ पे मैं अभी कॉमा करता हूँ तो अब यहाँ लिखा रहा है लॉजिक टेस्ट 2, यानी सेकंड लॉजिक हमारा क्या होने वाला है। अब सेकंड लॉजिक में भी हम लोग इसी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। हम बताएंगे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 60 होती है, आपके केस में कुछ दूसरी भी हो सकती है, मैंने अभी 60 डाल दिया। मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो हमारा रिजल्ट ना गुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए। ये हमने किया। फिर तीसरे लॉजिक में भी हम लोग सेम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और बताएंगे कि अगर ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40 होता है, अगर ऐसा होता है तब हमारा आंसर आना चाहिए, लाइक हम डाल देते हैं इसका आंसर, इसका आना चाहिए पुअर, ठीक है। क्या आना चाहिए, पुअर आना चाहिए, ठीक। इतना हम कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, पुअर नहीं, यहाँ एवरेज आना चाहिए। जो 40 से ऊपर होगा क्या आना चाहिए इसका आंसर, एवरेज आना चाहिए। फिर हम कॉमा करते हैं और एक बार दोबारा से इसमें लॉजिक दे देते हैं। हम करते हैं इक्वल, कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होती है 30 के, तब हमारा आंसर आना चाहिए पुअर। क्या आना चाहिए, पुअर। और अगर यही वैल्यू हमारी लेस देन 30 हो जाए तब हमारा आंसर आना चाहिए वेरी पुअर, ठीक है। क्या आना चाहिए, वेरी पुअर। सो इतना हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ गुड लिखा रहा है। क्या लिखा रहा है, गुड। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो 80 से ऊपर गई ही नहीं है, इसलिए गुड लिखा रहा है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे। देखो ज्यादातर चीजें इसमें गुड और एवरेज देखने को मिल रहा होगा, ना ऐसा पुअर आ रहा है, ना वेरी पुअर आ रहा है, ना एक्सीलेंट आ रहा है। एक्सीलेंट लाने के लिए आपको वैल्यूज थोड़ा बढ़ानी पड़ सकती है किसी की, तो आपको एक्सीलेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुअर की बात करें तो वैल्यू थोड़ा कम होनी चाहिए, तब जो वैल्यू है वो पुअर की कंडीशन में आएंगी। जैसे यहाँ पे मैं 42 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 36 और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 45। वो अभी भी वो है 42.6, तो ये आ रहा है एवरेज में। अगर हम वैल्यू थोड़ा और कम कर देते हैं जैसे 32 और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 42 की जगह पे 35, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिजल्ट पुअर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को वेरी पुअर भी देखना हो तो वेरी पुअर के लिए भी कंडीशंस बहुत कम होनी चाहिए। मतलब
वैल्यू इसकी बहुत कम होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कम कर दो उसको। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको समझानी है चीज़ें, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हमने डाल दी, भाई ये काम ही नहीं करता, 20, 30, 24 इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहती है। तो वैल्यू ऑब्वियसली अगर इतनी कम होंगी तो आंसर भी वेरी पुअर आएगा। आगे यहाँ पे वेरी पुअर, तो इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रेटिंग आ जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टार रेटिंग की। ठीक है, हमें दिखाना है यहाँ पे स्टार रेटिंग। तो अब अगर हम लोगों को वैल्यू स्टार में दिखानी है, किस में दिखानी है? स्टार में। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे वैल्यू को स्टार में दिखा सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, इक्वल REPT, ये लगाया और ये पूछता है टेक्स्ट। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करा सकते हो। कितने टाइम्स रिपीट कराना है वो फॉर्मूला में आपको डालना पड़ता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ इन्वर्टेड कॉमा। मुझे कौन सा टेक्स्ट इसमें रिपीट कराना है? मुझे एक स्टार वाला टेक्स्ट रिपीट कराना है। और यहाँ स्टार कैसे आएगा? यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड में विंडोज़ के साथ फुल स्टॉप बटन दबाऊंगा। यहाँ पे ना हमारे पास, अभी मैं रिसेंट में अगर चेक करूंगा ना, मेरे पास यहाँ स्टार आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर इस जगह जाते हैं, यहाँ जाने के बाद हमको स्टार ना यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम स्टार को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और करेंगे कॉमा। फिर यहाँ पूछता है नंबर टाइम्स, कितने टाइम्स आपको ये स्टार को रिपीट कराना है। यहाँ अगर मैं लिख दूँ 5 टाइम्स और एंटर प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे स्टार बन के आ चुका है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अगर इसको मैं नीचे को ड्रैग करूंगा ना तो आप देखोगे हर जगह 5 स्टार आ जाएगा। पर हमें हर जगह 5 स्टार दिखाना है, हमें अलग अलग रेटिंग दिखानी है। तो थोड़ा सा हम फॉर्मूला को कस्टमाइज करेंगे, थोड़ा सा इसको डिलीट करेंगे और इसमें एक लॉजिकल फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल स्विच। क्या लिखते हैं? इक्वल स्विच। इतना करने के बाद हम एक्सप्रेशन में इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में हम इसको इससे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बार बार हम हर वैल्यू के लिए इसी सेल को चेंज करेंगे। हर किसी की परफॉर्मेंस रेटिंग हम यहाँ देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कितने स्टार आने चाहिए। फिर हम यहाँ पे करते हैं कॉमा। अब यहाँ पूछते हैं वैल्यू 1 कि अगर ये सेल क्या होना है? अगर ये सेल एक्सीलेंट होता है, मैंने यहाँ लिखा अगर कि ये सेल एक्सीलेंट होता है तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तब हमें 5 स्टार चाहिए। तब हमें 5 स्टार चाहिए। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो मैंने अभी लगाया था, REPT। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, विंडोज के साथ फुल स्टॉप करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने स्टार टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी स्टार सिंबल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और फिर इसे हम कट कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर करेंगे कॉमा। अब यहाँ पे नंबर टाइम्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें 5 टाइम्स चाहिए। अगर ऐसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो हमें 5 टाइम्स में स्टार चाहिए। अब बार बार हम लोग इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम इतने सेक्शन को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। फिर हम करते हैं कॉमा। अब सेकंड वैल्यू अगर होगी, क्या होगी? अगर हमारी सेकंड वैल्यू गुड होती है तब हमें, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेस्ट कर देना उसको, किसे? जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था। तो अगर गुड होता है तो हमें 4 स्टार दिखाने हैं। फिर हम कॉमा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू एवरेज होती है तो हमें कितने आंसर दिखाने हैं, यानी कितने स्टार दिखाने हैं। उसके लिए हम इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, तब हमें 3 स्टार दिखाने हैं। तो हम इतना करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर आंसर हमारा पुअर आता है तो उस कंडीशन में हमें 2 स्टार दिखाने हैं। तो फिर से उसी को पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया हुआ है, यहाँ 2 स्टार डाल देंगे। देख रहे हो, काफ़ी सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी कंडीशन से यहाँ समझानी है स्विच के अंदर कि अब मेरे जो अगली वैल्यू कंडीशंस आ रही है वो है वेरी पुअर के लिए, कि अगर वेरी पुअर होता है तब हमें कितने यहाँ पे रेटिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा कि मुझे एक ही टाइम में बस स्टार चाहिए। तो मैंने लिखा 1 और कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज लास्ट में जाके और कर देना है एंड। आई थिंक आप फॉर्मूला समझ गए होगे। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब 5 स्टार आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है एक्सीलेंट। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा फॉर्मूला समझा दूं। अगर कि अगर हमारी ये वाली सेल अगर वो एक्सीलेंट होती है तो उस कंडीशन में 5 टाइम्स में स्टार रिपीट होने चाहिए। अगर सेल गुड होती है तो 4 टाइम्स में स्टार रिपीट होने चाहिए। अगर एवरेज होती है तो 3 टाइम्स में स्टार रिपीट होने चाहिए। अगर पुअर होता है तो 2 टाइम्स में स्टार आने चाहिए और वेरी पुअर हो तो एक ही स्टार आना चाहिए। अब हम इसको कर देते हैं ड्रैग। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे आप देखोगे 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और यहाँ नीचे 1 स्टार भी आपको देखने को मिलेगा।
वेरी पुअर के लिए। बाकी आप देखो कि आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, आपने ये भी फॉर्मूला लगा लिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला वाला पूरा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर बचती है इसमें कोई चीज़ तो वो बचती है फॉर्मेटिंग। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर ही देते हैं। पहले हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। और इन सभी का ना एक टेक्स्ट साइज हम लोग फिक्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 14, इतना हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको सेंटर कर लेते हैं, इतना हमने कर लेना है। उतना करने के बाद अब पता है क्या, यहाँ पे आप देखोगे ये 5 इस तरह कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है। इस वाले का थोड़ा सा आप साइज बड़ा करो जिससे कि एक ही लाइन के अंदर आपके सारे स्टार शो हो जाए, ठीक है। अभी आप देख सकते हो आपके स्टार ऐसे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पे इन सभी के पीछे परसेंटेज का सिंबल देना है। तो सिंपल, आपको सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है। इतना करने के बाद आपको कस्टम वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ से आपको जनरल को हटा देना है। यहाँ पे आपको लगाना है हैज़ इसलिए लगाना है क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए, है ना, अलग अलग वैल्यूज़। हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज का सिंबल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लगा देते हैं परसेंटेज। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं और कर देते हैं ओके। तो आप देखोगे हर वैल्यू के साथ अब आपको परसेंटेज सिंबल भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट्स को बोल्ड करना हो तो आप फॉन्ट्स को बोल्ड कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। अगर आपको किन्हीं फॉन्ट की स्टाइल्स चेंज करनी हो तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, उनके फॉन्ट की आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे एप्टस नैरो आ रहा है। अगर आपको फॉन्ट की स्टाइल इनकी चेंज करनी हो, किसी दूसरे फॉन्ट स्टाइल में अगर आपको ये रखना होता है तो यहाँ पे काफ़ी सारी फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिए ये वाला फॉन्ट का स्टाइल अगर रखना है तो ये रख लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। बाकी हम लोगों को इनका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो बस सिंपल आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिलेंगी, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट की स्टाइल चूज करके अपने डेटा पे लगा सकते हो। देखो इतने सारे लिस्ट के अंदर फॉर्मेट है यहाँ पे। तो जैसे मुझे इसमें लगाना है टाइम्स न्यू रोमन, वो मैं लगा लेता हूँ। अगर आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो तो वो फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कर लिया। साथ ही अगर आप चाहते हो कि इनमें कलर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करें हम, तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से आप कोई भी इसमें कलर डाल सकते हो। जैसे मुझे इसमें ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर यहाँ ले लिया। मुझे स्टार रेटिंग वाले सेक्शन के लिए भी सेम कलर चाहिए तो यहाँ पे आके मैं उसके लिए भी सेम कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी सेक्शन है हमारा, जैसे नेम वाला सेक्शन है, यहाँ पे मुझे कोई कलर देना है तो होम पे जाएंगे हम लोग। यहाँ आने के बाद यहाँ से हम कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ कलर ये चाहिए, यहाँ मुझे परफॉर्मेंस रेटिंग में भी सेम कलर देना है तो होम पे जाके हम यहाँ से भी इसको सेम कलर दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों को इस सेक्शन में कोई कलर देना हो तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम किसी भी टाइप का कलर जो हम लोगों को फॉर्मेटिंग के बेसिस पे ठीक लगे वो हम लगा सकते हैं। देखो ये तो फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ये आपको जैसे बेटर लगेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। मैं इसमें एक बॉर्डर्स भी लगा देता हूँ तो यहाँ पे जाके हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स, सारे बॉर्डर्स भी इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जहाँ पे आप कलरफुल भी देख सकते हो, अगर वो कलर चेंजेस करने होते हैं वो कर सकते हो। आपके यहाँ पे फॉर्मूलाज भी रख जाएंगे और डेटा रिपोर्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये समझ में तो आया गया होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने छोटे से छोटे स्टेप्स को थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश की है, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो गई हो। अगर इस कंडीशन में काम करोगे आप डेटा एंट्री का काम इजीली सीख सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने कलीग्स में या फिर जो भी एक्सेल यूजर्स हैं उन तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।